ICS इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो काफ़ी डिटेल्ड है। ऐसा लगता है जैसे कोई डिटेल्ड लेक्चर या नोट्स हों। इसमें संविधान कितना बड़ा है, कहाँ-कहाँ से लिया गया है, इसके सिद्धांत क्या हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, सरकार कैसे चलेगी, मतलब सब कुछ है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सारी विशेषताओं को एक-एक करके समझें, उनका मतलब क्या है, और हाँ, जो आलोचनाएं स्रोत में बताई गई हैं, उन पर भी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़े दस्तावेज को समझना। तो सबसे पहली चीज जो हमेशा कही जाती है वो है इसका साइज। मतलब भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि जब ये बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और अब तो ये बढ़कर लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इतना बड़ा क्यों है ये? क्या वजह है इसकी? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो भारत खुद इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, तो सब कुछ कवर करने के लिए डिटेल में जाना जरूरी समझा गया। दूसरा, ऐतिहासिक प्रभाव भी है। खासकर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो खुद बहुत बड़ा था और कहते हैं उसका लगभग 70% हिस्सा थोड़े फेरबदल के साथ हमने ले लिया। अच्छा, 70%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी बड़ा हिस्सा था वो। फिर केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया उस वक्त, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो जाहिर है साइज बढ़ेगा ही। और एक और कारण शायद। हाँ, कि संविधान सभा में वकील और कानून के जानकार बहुत थे, तो उन्होंने हर चीज को बहुत विस्तार से कानूनी भाषा में लिखना ठीक समझा। ठीक है। और ये लिखित और अलिखित संविधान में क्या फर्क होता है? जैसे ब्रिटेन का अलिखित मानते हैं। हाँ, लिखित संविधान जैसे हमारा या अमेरिका का, वो एक सिंगल कोडिफाइड दस्तावेज होता है, सब कुछ एक जगह लिखा हुआ। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का, वो एक दस्तावेज में नहीं होता बल्कि अलग अलग कानूनों, परंपराओं, अदालती फैसलों पर आधारित होता है। समझ गए। अब दूसरी बात, कहते हैं इसे कई अलग अलग देशों से लिया गया है, तभी तो मजाक में या आलोचना में लोग इसे उधार का थैला भी कह देते हैं। हाँ, ये बात उठती है। स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर का भी जिक्र है। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के संविधानों को छानने के बाद इसे बनाया गया है। छानने के बाद? हाँ, लेकिन यहाँ छानने का मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, ये समझना जरूरी है। संविधान बनाने वालों ने दूसरे देशों के अनुभव देखे, पर चीजें ली भारत की जरूरत के हिसाब से, उनमें बदलाव किए। जैसे कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली, लेकिन ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर है, वो कुछ भी कानून बना सकती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान सबसे ऊपर है। संसद कानून बना सकती है, पर संविधान के दायरे में रहकर। अच्छा। और जैसे न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का आइडिया अमेरिका से लिया। हाँ, लेकिन हमारी न्यायपालिका की शक्ति उतनी असीमित नहीं है जितनी अमेरिका में है। वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। ये तकनीकी फर्क है पर महत्वपूर्ण है। हाँ। और भी हैं, जैसे आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए, जिन्हें DSK कहते हैं। कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा लिया। तो ये नकल नहीं बल्कि सोच समझकर अपनाना था। ठीक है, तो साइज हो गया, स्रोत हो गए। अब बात करते हैं इसके बदलने की प्रक्रिया की। कहते हैं ये न तो बहुत कठोर है न बहुत लचीला, दोनों का मिक्स है। हाँ, बिल्कुल सही। ये भारतीय संविधान की एक खासियत है। न तो अमेरिका जैसा कठोर कि बदलना बहुत ही मुश्किल हो, न ब्रिटेन जैसा लचीला कि साधारण कानून की तरह बदल जाए। तो फिर कैसे बदलता है? देखिए, 3 तरीके हैं मोटे तौर पर। कुछ चीजें तो संसद साधारण बहुमत से बदल सकती हैं, जैसे नए राज्य बनाना हो या नागरिकता के नियम बदलने हो। ये हुआ लचीलापन। फिर ज्यादातर प्रावधानों और मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल संख्या का बहुमत, और जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत। ये थोड़ा मुश्किल है, तो ये कठोरता दिखाता है। और तीसरा तरीका उन चीजों के लिए है जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करती हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है, जैसे GST लागू करने के लिए हुआ था। अच्छा, तो ये तीनों तरीकों का मिश्रण है। ये तरीका हमने कहीं से लिया? हाँ, ये संशोधन की प्रक्रिया काफी हद तक दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है।
दिलचस्प। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत की शासन व्यवस्था, इसे कहते हैं संघीय व्यवस्था है, लेकिन उसमें एकात्मकता की तरफ झुकाव है। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, लगता है। पर यही भारत के सिस्टम की यूनिकनेस है। संघीय लक्षण तो साफ हैं। दो सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान लिखित है और वही सर्वोच्च है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ये सब फेडरल फीचर्स हैं। तो फिर एकात्मक झुकाव कहाँ से आया? वो आता है कुछ दूसरी चीजों से। जैसे पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है, अमेरिका की तरह दोहरी नहीं। हाँ, ये तो है। न्यायपालिका भी एकीकृत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे की अदालतें। राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। फिर इमरजेंसी के समय सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS वगैरह। और सबसे बड़ी बात, संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि ये राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और राज्यों को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों की सीमाएं वगैरह बदल सकती हैं, पर देश एक रहेगा। इसीलिए कई विद्वान इसे क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह कहते हैं। बिल्कुल। और सरकार के रूप की बात करें तो हमने ब्रिटेन वाला संसदीय सिस्टम अपनाया है, अमेरिका वाला प्रेसिडेंशियल नहीं। इसका क्या मतलब है हमारे लिए? इसका सीधा मतलब है कि हमारी कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती है। लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक सरकार है। इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, एक तो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। सरकार उसी पार्टी या गठबंधन की बनती है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। और सबसे जरूरी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये कीवर्ड है। हाँ, मंत्रियों का संसद का सदस्य होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और लोकसभा को समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। इसी को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन से एक बड़ा फर्क भी तो है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क। हमारा राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति चुना हुआ होता है। हम एक गणतंत्र हैं। ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है, राजा या रानी। सही। अब एक और जटिल संतुलन की बात करते हैं, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। मतलब संसद की कानून बनाने की ताकत और कोर्ट की उसे जांचने की ताकत, ये कैसे साथ साथ चलते हैं? ये भारतीय संविधान की एक और बहुत ही अनूठी कोशिश है। ब्रिटेन में संसद सोवरेन है, वो जो चाहे कानून बना दे। अमेरिका में जुडिशरी बहुत पावरफुल है, वहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत वो कानून की नैतिकता तक जांच सकती है। और भारत में? भारत ने बीच का रास्ता लिया। यहां ना तो संसद पूरी तरह संप्रभु है, ना न्यायपालिका। यहां संविधान सर्वोच्च है। कैसे? ऐसे कि संसद संविधान के दायरे में कानून बना सकती है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन भी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। जैसे केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। बिल्कुल। और हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 21 में है। ये अमेरिकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से थोड़ा अलग है और न्यायपालिका की शक्ति को हल्का सा लिमिट करता है। तो संतुलन बनाने की कोशिश है। और इस न्यायिक समीक्षा को असरदार बनाने के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। इसके लिए क्या इंतजाम है संविधान में? हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। संविधान में कई प्रावधान हैं। जजों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया जटिल है ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। हटाने की प्रक्रिया मतलब महाभियोग? हाँ, जो बहुत मुश्किल है। उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। संसद में जजों के काम पर बहस नहीं हो सकती सिवाय महाभियोग के। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक है कुछ मामलों में। कोर्ट अपनी अवमानना के लिए सजा दे सकती है और अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा जाए। और हमारी न्यायपालिका एकीकृत भी है। हाँ, इंटीग्रेटेड है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट, फिर जिला अदालतें। नीचे की अदालतों के फैसलों के खिलाफ ऊपर अपील हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पर लागू होता है। चलिए अब आते हैं नागरिकों के अधिकारों पर।
मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये तो शायद संविधान का सबसे जाना माना हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वो अधिकार हैं जो नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी है। और ये जस्टिशिएबल है, मतलब कोर्ट जा सकते हैं इनके लिए। हाँ, अगर इनका उल्लंघन होता है तो सीधे हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 जाया जा सकता है। अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां भी था शायद पहले, संपत्ति का अधिकार। हाँ, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 में उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अब वो अनुच्छेद 301 के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण बताया था। हाँ, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि इसी के तहत नागरिक अपने बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आजकल अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, इसकी व्याख्या भी बहुत बढ़ गई है। हाँ, बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इसमें कई अधिकार शामिल माने हैं, जैसे निजता का अधिकार, पुट्टू स्वामी केस, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, हादिया केस वगैरह। मौलिक अधिकारों के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व भी हैं। ये क्या हैं और मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं? ये संविधान के भाग 4 में हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इनका मकसद है देश में एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना। तो ये राज्य के लिए निर्देश है? हाँ, ये राज्य को बताते हैं कि नीतियां बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये मौलिक अधिकारों की तरह जस्टिशिएबल नहीं है, मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनका क्या फायदा? फायदा ये है कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत माने जाते हैं। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखें। इन्हें 3 तरह का माना जाता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, या पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, या यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44। और फिर मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए बाद में। हाँ, जो ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भाग IVA अनुच्छेद 51A में है। हाँ। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्यों जोड़ा गया इन्हें? ऐसा माना गया कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए। ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब इनके लिए कोई सजा नहीं है। कितने कर्तव्य हैं? शुरुआत में 10 थे, फिर 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौका देना माता पिता का कर्तव्य है। बाकी कर्तव्यों में जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, देश की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना वगैरह शामिल हैं। ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है भारत के संदर्भ में? देखिए, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। हालांकि सेक्युलर शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। भारतीय सेक्युलरिज्म पश्चिमी देशों से थोड़ा अलग है। पश्चिम में राज्य और धर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा। सर्वधर्म समभाव, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14, 15, 16 सबको अपना धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की आजादी होगी। अनुच्छेद 25, 28। लेकिन क्या राज्य धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है? हाँ, दे सकता है। अगर सामाजिक सुधार की जरूरत हो या पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य का सवाल हो तो राज्य दखल दे सकता है, जैसे 3 तलाक पर कानून बना। समझ गई। अब कुछ और विशेषताओं पर आते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार। हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब कि हर वो नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है, उसे वोट देने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के,
जाति, धर्म, लिंग, पढ़ाई लिखाई, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा। पहले ये उम्र 21 साल थी। हाँ, पहले 21 थी। 1989 में 61वें संशोधन से इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। ये एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। और नागरिकता? हमने बात की कि संघीय ढांचा है, पर नागरिकता एकल है। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका वगैरह में दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की, एक उस राज्य की जहां आप रहते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। आप किसी भी राज्य में रहें, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। इससे क्या फायदा? इससे देश में एकता और भाईचारा बढ़ता है। सभी नागरिकों को पूरे देश में एक जैसे अधिकार मिलते हैं। नागरिकता के बारे में डिटेल भाग 2 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। संविधान सिर्फ सरकार ही नहीं बनाता, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज, स्वतंत्र निकाय भी बनाता है। ये कौन है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये लोकतंत्र के सही से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, इसका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। फिर है CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सरकार के खर्चों का हिसाब किताब जांचते हैं। और UPSC? हाँ, UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के PSCs यानी राज्य लोक सेवा आयोग, ये मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती करते हैं। इन सब की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में खास इंतजाम है, ताकि ये बिना किसी डर या दबाव के काम कर सकें। और फिर है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये तो काफी विवादों में भी रहे हैं। हाँ, ये भाग XXI में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। ये राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां देते हैं ताकि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर कोई खतरा आए तो उससे निपटा जा सके। कितने तरह की इमरजेंसी है? 3 तरह की। एक, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, जो युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगती है। दूसरी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए। और तीसरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360, अगर देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। अधिकार भी सीमित हो जाते हैं। इनका मकसद तो देश की सुरक्षा है, लेकिन खासकर अनुच्छेद 356 के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। शुरू में तो सरकार के 2 ही स्तर थे, केंद्र और राज्य। बाद में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। हाँ, बिल्कुल। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुए, उनसे सरकार का तीसरा स्तर यानी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। 73वां और 74वां? हाँ, 73वें संशोधन से गांव में पंचायतें, भाग 9, और 74वें संशोधन से शहरों में नगर पालिकाएं, भाग 9A बनी। इससे पावर नीचे तक गई, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने और DSP के अनुच्छेद 40 को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम था। और सबसे आखिर में सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। जी हाँ, 97वां संशोधन 2011 में हुआ। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना एक मौलिक अधिकार बन गया, अनुच्छेद 19 1C में। DSP में भी अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया जो इनके प्रमोशन की बात करता है, और एक पूरा नया भाग 9B भी जोड़ा गया इनके लिए। वाह, तो ये करीब 17 मुख्य विशेषताएं हो गई। लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन जैसा कि स्रोत में भी है, इतनी खूबियों के बाद भी संविधान की आलोचनाएं होती हैं। किस तरह की आलोचनाएं? हाँ, आलोचनाएं जानना भी जरूरी है। स्रोत में कुछ मुख्य आलोचनाएं बताई गई हैं। पहली तो ये कि ये बहुत बड़ा है, हाथी जैसा साइज है। आलोचक कहते हैं जरूरत से ज्यादा लंबा और पेचीदा है। HV कामथ ने इसे एलिफेंटाइन कहा था। और दूसरी आलोचना कि ये उधार का संविधान है, इसमें अपनी मौलिकता कम है, बस दूसरों से नकल किया है। PR देशमुख जैसे लोगों ने कहा कि ये तो बस 1935 के एक्ट की कॉपी है जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज जोड़ दिया है। अच्छा। तीसरी, इसे 1935 के एक्ट की कार्बन कॉपी भी कहते हैं, क्योंकि वाकई बड़ा हिस्सा वहीं से लिया गया है। चौथी आलोचना कि ये गैर भारतीय है, इसमें भारतीयता नहीं है। मतलब इसमें भारत की अपनी पुरानी राजनीतिक परंपराओं की जगह पश्चिमी विचार ज्यादा हावी हैं। कि हनुमंथैया ने कहा था कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, पर हमें इंग्लिश बैंड मिल गया। ये काफी फेमस कोट है। हाँ। पांचवी, कि ये गांधीवाद से दूर है। इसमें गांधी जी के ग्राम स्वराज जैसे विचारों को उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। हालांकि बाद में 73वें 74वें संशोधन से कुछ सुधार हुआ। और आखिरी आलोचना कि ये वकीलों का स्वर्ग है। मतलब इसकी भाषा इतनी कानूनी और जटिल है कि आम आदमी समझ ही नहीं सकता। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संविधान सभा में वकील बहुत ज्यादा थे। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे लॉयर्स पैराडाइज कहा था। लेकिन इन आलोचनाओं के जवाब भी तो दिए गए होंगे। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर और दूसरों ने जवाब दिए। जैसे उधार लेने पर कहा
कि अच्छी चीजें कहीं से भी लेने में बुराई नहीं और उन्हें हमने अपनी जरूरत के हिसाब से बदला है। साइज पर कहा कि भारत की विविधता और जटिलता को देखते हुए हर चीज साफ साफ लिखना जरूरी था ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय संविधान एक बहुत ही विशाल और डिटेल्ड दस्तावेज है। इसमें दुनिया भर से चीजें ली गई हैं, पर उन्हें भारतीय रंग में ढाला गया है। इसमें स्थिरता भी है, बदलाव की गुंजाइश भी, संघीय भी है, एकात्मक भी। ये सारे पहलू मिलकर इसे एक कह सकते हैं जिंदा दस्तावेज बनाते हैं। निश्चित रूप से। और जैसा स्रोत में वर्णन है इसकी जटिल संरचना का, इसके लचीलेपन और कठोरता के अनोखे मिश्रण का, तो ये सवाल मन में आता है और शायद हमेशा रहेगा। क्या सवाल? कि क्या ये संविधान स्थिरता बनाए रखने की जरूरत और भारत के लगातार बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल के साथ चलने की जरूरत के बीच एक सही संतुलन बना पाया है? और क्या ये संतुलन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी होगा? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।